अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए और हैंड्री लगा ले, क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानी का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफा सर्दियों का बहुत ठंडा दिन था। आज सुबह से ही खासी ठंड थी, बादल भी बने हुए थे। शाह साहब के पास एक आदमी आया। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। बार बार पलटकर पीछे भी देखता, जैसे उसके पीछे कोई लगा हुआ है। वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे बचा लें, वरना वो मुझे मार देगा। शाह साहब ने उस आदमी को बिठाया और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसका ये कहना था कि मैं एक गोरकन हूं और मैं तख्त हजारा वाली साइड पर गांव है, वहां से आया हूं। मैं बहुत ज्यादा डरा हूं, मेरे पीछे एक भयानक जिन लग गया है। शाह साहब ने कहा कि यहाँ कोई जिन नहीं आ सकता, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। उसने बताया, आज 3 दिन हो गए हैं। आज से 3 दिन पहले सख्त सर्दी की रात थी। रात 9 बजे का टाइम था। मैं गांव के जिम्मेदार के डेरे से उठा, अपना साइकिल लिया और अपने घर वापस जा रहा था। मेरे घर का रास्ता कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरता है। सर्दी के मौसम में गांव खासा वीरान और सुनसान हो जाता है। शाम होते ही लोग अपने घरों में मकीम हो जाते हैं। ढूंढने से भी बाहर कोई नजर नहीं आता। मैं अपने घर वापस जा रहा था। जो ही मैं कब्रिस्तान वाली सड़क पर आया, मुझे कब्रिस्तान की तरफ से कुछ आवाजें महसूस हो रही थी। आवाजें ऐसी थी जिस तरह से जमीन के ऊपर कोई ज़र्ब लगा रहा है। कब्रिस्तान के आसपास चारदीवारी नहीं है, घने दरख्तों की एक दीवार है। जब मुझे आवाजें आई, मैं खुद कब्रें निकालता था, कब्रें खोदता था। मुझे पता था कि इस जमीन के ऊपर कोई ज़र्ब लगा रहा है, जैसे जमीन को खोद रहा हो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भला कौन हो सकता है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ और गांव में इस टाइम तो कोई आता जाता नहीं है। मगरिब के बाद ये जगह बिल्कुल वीरान और सुनसान हो जाती है। मैंने अपना साइकिल खड़ा किया और जाकर कब्रिस्तान के अंदर देखने लगा। कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा कदीम पुराना बरगद का पेड़ है। वो पेड़ जमानों पुराना पेड़ है। कुछ लोग कहते हैं 100 साल पुराना, कुछ लोग कहते हैं कि ये 200 साल पुराना दरख्त है। उसके तने, उसकी शाखें, उसको देखकर ही उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी खासी घनी छांव है, लेकिन वहां पर बैठता कोई भी नहीं है। उस तरफ से ही आवाजें सुनाई दे रही थी। पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा था। चांद की चांदनी फैली हुई थी और फिजा में हल्की धुंध और सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और मैं पुकारने लगा, कौन है वहां पर, कौन है वहां पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वही बार बार कोई ज़र्ब लगा रहा था। जब मैं आगे बढ़ा, जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मेरी रूह तक को हिला के रख दिया। मैं क्या देखता हूं कि बिल्कुल बरगद के पेड़ के पास एक देव कामत आदमी खड़ा है, सफेद लिबास में, जिसकी आंखें दूर से ही किसी बिल्ली की तरह चमक रही हैं। वो आदमी जो था, इतना कदावर था कि बरगद के पुराने ऊंचे दरख्त तक उसका सर जा रहा था। ऐसे लग रहा था मेरे सामने पता नहीं ये क्या मखलूक खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरे के ऊपर स्याह काले बाल थे, पूरा चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और वो हाथ में बेलचा पकड़े वहां पर जमीन खोद रहा था। इतनी बड़ी मखलूक को देखकर मैं समझ गया कि ये
کوئی جن ہے, کوئی غیر مرئی مخلوق ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں فوراً سے اللہ اکبر کرتا وہاں سے بھاگ گیا. گھر گیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے. آج سے پہلے کبھی بھی قبرستان میں ایسا نہیں ہوا, اور ویسے بھی رات کے وقت میں قبرستان کی طرف کم ہی جاتا ہوں. اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ برگد کے پرانے درختوں کے اوپر جنات رہتے ہیں. اس خوف سے بھی میں قبرستان کم ہی جاتا تھا رات کو. اور ویسے بھی اللہ کبھی نہ کرے اگر کوئی وفات پا جاتا تو اس وقت سب ساتھ ہوتے تو مجھے بھی ڈر نہ لگتا. گھر پہنچ کر میں نے سارا ماجرا اپنے ماں باپ کو بتایا. وہ لوگ بھی سن کر بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے, وہ کیا چیز تھی. میں نے کہا اب تو صبح ہی پتہ چلے گا. رات بھر میں سو نہیں سکا, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میرے ذہن میں بہت عجیب و غریب خیال آ رہے تھے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے میں نے کچھ اندیکھا, کچھ انہونا دیکھ لیا ہے, اور یہ میرے لیے تھا بہت زیادہ ڈرا دینے والا منظر. رات بھر اسی خوف میں گزر گئی. صبح 8 بجے میں اٹھا تو میں اپنے آپ کو ذرا بیمار محسوس کر رہا تھا. مجھے بخار ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہوتی ہے جنات کی, ان کے آس پاس جائیں, ان کو دیکھ لیں تو انسان کو بخار ہو جاتا ہے. اب یہ خوف سے ہوا تھا یا اس کو دیکھ کر میں نہیں جانتا. میں گھر سے فوراً نکلا, قبرستان کی طرف آیا. جب میں قبرستان میں پہنچا میں نے وہاں پر ایک نئی قبر بنی دیکھی. نہ میں نے وہ قبر بنائی, نہ مجھے اس کا پتہ, اور نہ ہی کوئی گاؤں میں فوت کی ہوئی تھی. یہ وہی قبر تھی جو رات کو وہ جن نما مخلوق اس کو کھود رہا تھا. وہ قبر بنی ہوئی تھی اور وہ قبر بڑی عجیب و غریب طرح سے بنی ہوئی تھی, بالکل گول سی. نشان قبر کا ہی تھا لیکن اس کا طریقہ بہت اور تھا, اور وہ اس رخ میں بھی نہیں بنی تھی جہاں پر باقی قبریں بنائی گئی تھیں. اس کا رخ درخت کے نیچے تھا بالکل. میں اس کے قریب جانے لگا, ایک دم سے میرا دل ڈر گیا کہ پتہ نہیں اس کے پاس جاؤں گا تو کیا ہوگا. میں پیچھے ہٹ گیا. دن کے وقت وہاں سے اکثر کسان گزرا کرتے تھے جو اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں. تو گاؤں کے 1-2 لوگوں کو میں بلانے لگا. گاؤں کے 1-2 لوگ میرے قریب آئے, میری بات سننے لگے. میں نے پلٹ کر دیکھا, اس قبر کے پاس ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی. جب سے اس سے پہلے وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی. میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ رات کو یہاں پر یہ ماجرا ہوا ہے. گاؤں کے لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے تمہارا وہم ہوگا. میں نے کہا کہ میرا کوئی وہم نہیں ہے. پورے گاؤں میں کوئی بھی فوتگی نہیں ہوئی, نہ ہی میں نے یہ قبر بنائی ہے. یہ رات کو یہاں پر جن نما مخلوق تھی جو قبر بنا رہی تھی. وہ لوگ بھی وہاں سے ڈر کے چلے گئے. مجھے اثر کے ٹائم ایک چکر لگانا ہوتا تھا قبرستان میں, اور اس کے بعد ایک مغرب کے وقت. اس کے بعد میں قبرستان کی طرف نہیں آتا تھا. ایک تو قبرستان تھا بالکل ویرانے کی طرف آبادی سے ہٹ کر, دوسرا وہ ویران سڑک آگے کھیت کھلیانوں کی طرف جایا کرتی تھی. عصر کے وقت میں آیا تب بھی وہاں پر وہ بلی گھوم پھر رہی تھی صرف اس قبر کے آس پاس. پھر وہ بلی میرے سامنے برکت کے درخت کے اوپر چڑھ گئی. میرے پاس ایک لالٹین تھی. وہ لالٹین میں پہلے بھی اس کو برگد کے پیڑ پر ہی لٹکا دیتا تھا تاکہ لوگ اس کی نیچے جا کر نہ بیٹھ جائیں, اور ویسے بھی درخت کے نیچے روشنی رکھنی چاہیے تاکہ جنات بسیرا نہ کر لیں. اس کے بعد میں نے کیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا. میں گھر سے نکلا اور قبرستان کی طرف آ گیا. جو ہی میں قبرستان کے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. میں اس حصے کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے, کوئی آواز دے رہا ہے. میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا. تبھی میں کیا دیکھتا ہوں, اسی برگد کے درخت کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے جس کی آنکھیں چمک رہی ہیں, اور وہ وہاں پر بیٹھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس طرف مت آنا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. جب میں نے یہ بات سنی میں بہت ڈر گیا. میں وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد اگلے دن میں نے کیا کہ میں جب قبرستان میں گیا تو میرے پاس ایک آدمی آیا. وہ آدمی میں نے پہلی بار دیکھا. وہ آدمی قبرستان میں میرا انتظار کر رہا تھا. بالکل نارمل سا قد کاٹ والا آدمی تھا.
मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ की गोरकन हो। मैंने से कहा कि हाँ, मैं यहाँ का गोरकन हूँ। वो ये कहने लगा कि यहाँ पर हमारी कुछ कब्रें हैं, वो कब्रें खराब हो गई हैं और तुमने उनकी हिफाजत नहीं की। तुम सबकी कब्रों का ख्याल रखते हो, हमारी कब्रों का ख्याल क्यों नहीं रखते? मैंने से कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो जब भी कोई कब्र खराब देखता हूँ मैं उसकी मुरम्मत कर देता हूँ। अगर मिट्टी ना भी हो तो मैं मिट्टी बाहर से लाकर मैं कब्रें ठीक कर देता हूँ। किस जगह पर वो कब्रें हैं? वो मुझे अपने साथ बरगद के पेड़ के पास लेकर जा रहा था और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने से कहा कि यहाँ की सारी कब्रें मैंने खुद बनाई हैं जो आसपास है, यहाँ पर कोई कब्र खराब नहीं है। उसने मुझे ये कहा कि ये बरगद के पेड़ के पीछे की तरफ देखो आके। जो ही मैं बरगद के पेड़ के पीछे गया, वहां पर कोई भी नहीं था, वो आदमी गायब हो गया। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जिस तरह से मेरे ऊपर दरख्त के ऊपर से एक कपड़ा गिरा है काले रंग का। मैंने खुद उस कपड़े को देखा, जैसे वो मेरे ऊपर आया वो पर्दा गायब हो गया। उसके बाद आज 3 दिन हो गए हैं, वो जिन मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं घर जाता हूँ तो वो मेरे ऊपर एक परिंदा बन के उड़ता है, कभी कौवा तो कभी कोई उल्लू। मैं घर जाता हूँ तो वो रात भर हमारे सहन में बोलता है, आवाजें देता है, कभी इंसानी आवाज में पुकारता है, कभी कोई परिंदा बोलता है। रात को कमरे के दरवाजे बंद करते हैं तो बाहर से किसी के चलने की आवाज से वो बाहर चलता फिरता है और हमें बहुत ज्यादा सता रहा है। मुझे रात को सोने नहीं देता। मैं जो ही अपने बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी चारपाई के नीचे कोई लेटा हुआ है। वो आवाजें निकालता है, कभी उसका कद बहुत लंबा हो जाता है और कभी उसका कद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मेरे माँ बाप भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मेरी एक बहन है, वो कहती है कि मैंने 2 से 3 बार एक आदमी को हमारे सहन में चलते फिरते देखा है। वो सामने आता है और गायब हो जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मैंने गांव के लोगों को बताया तो वो मेरी मदद से इनकार कर रहे हैं। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुझे सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वहम है, अगर कुछ ऐसा होता तो गांव में भी होता। मैं गांव के मौलवी साहब के पास भी गया, मैंने उनसे भी पूछा। उनका ये कहना था कि ये निशानियां एक जिन की हैं, तुम्हारे पीछे कोई जिन है और मैं जिन्नात को निकाल नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें आमिर साहब के पास जाना होगा जो जिन्नात को निकालते हो। मौलवी साहब ने ही मुझे आपके बारे में बताया। मैं आपके पास आया हूँ, मेरी मदद करें, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। वो जिन मुझे बहुत तंग कर रहा है। अभी भी जब मैं आ रहा था एक परिंदा मेरे सर के ऊपर उड़ रहा था और वो वही है। वो किसी भी जगह पर मेरे सर के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। काले रंग का कौवा, उसके सुर्ख रंग की आंखें हैं और वो बिल्ली, वो काली बिल्ली, वो हमारे घर भी आने लगी है। कब्रिस्तान में भी सिर्फ उस कब्र के पास बैठी रहती है। परसों रात भी मैंने उस आदमी को कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठे देखा। मेरी मदद कीजिए। शाह साहब ने उसकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि है तो वो जिन ही, लेकिन वो जिन वहां पर क्यों आया है ये तो वहां पर जाकर ही पता लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसने अपनी निशानी जाहिर की है। वहां पर उसकी कब्र का बनाना उसकी निशानी को जाहिर करता है। तुम्हारे पीछे वो इसलिए लगा है क्योंकि तुमने उसको उस रात देख लिया। उसे ये डर था कि कहीं तुम उस कब्र को नुकसान ना पहुंचा दो, कहीं गांव के लोग मिलकर तुम लोग मिलकर उस कब्र को खराब ना कर दो। इसलिए वो तुम्हें बार बार डराता है कि तुम उस तरफ ना आओ। बरगद के पेड़ के पीछे ले जाने का भी इसका यही मकसद था कि तुम डर जाओगे और इस दरख्त के पास कोई आएगा नहीं। तुम्हारे घर उसका आना इस चीज की अलामत है कि तुम कब्रिस्तान में दोबारा जाओ ही ना। अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें नुकसान भी देगा और इस चीज को अगर कंट्रोल ना किया गया तो जो गांव वाले तुम्हारी बात नहीं मान रहे ये उनको भी नुकसान दे सकता है। उसकी मौजूदगी में अगर कोई भी गलती से कब्रिस्तान की तरफ गया तो उनको जानी नुकसान भी दे सकता है, उनके पीछे भी लग सकता है। और ये बड़ा सख्त जिन है, इस कद काट का जिन बहुत ज्यादा जालिम होता है और ये फौरन से इंसान को मार भी देता है। अब ये वहां पर कोई एक नहीं है, ये वहां पर एक से ज्यादा तादाद में है। एक तो वो जिन जो कब्र बना रहा था,
दूसरा फिर वो जो तुम्हारे पीछे भी है परिंदे के रूप में, मुझे वहां पर जाकर पढ़ाई करनी होगी, फिर ही पता लगेगा। और उस कब्र के नजदीक कोई भी ना जाए। अगर उस कब्र को किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उनके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। फिर शाह साहब उस आदमी के साथ रवाना हुए, हम लोग भी साथ थे। उस पुराने गांव में पहुंचे। सर्दी आज भी बरकरार थी। वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक कब्र मौजूद थी। ये बात सच थी कि वो कब्र बिल्कुल ताजी थी। अभी भी ऐसे ही लग रहा था जैसे कुछ देर पहले बनी हो। और उस कब्र के आसपास एक काले रंग की बिल्ली भी बैठी हुई थी। जब शाह साहब और हम लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचे और शाह साहब ने हमें रोक दिया, हिसार में बिठा दिया। शाह साहब खुद जो ही उस कब्र के करीब जाने लगे तो वो बिल्ली छलांग लगाकर उस दरख्त के ऊपर चढ़ गई और दरख्त के ऊपर से बेहानक रोने की आवाजें गूंजने लगी। वो रोने की आवाजें कभी उस बिल्ली की लगती तो कभी किसी मर्द की। शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। अभी शाह साहब पढ़ाई कर ही रहे थे, उस बरगद के दरख्त के करीब एक बहुत बड़ी काले रंग की परछाई नमूदार हुई। वो इतना वाज़ेह साया था कि ऐसा लग रहा था कि दरख्त के नीचे एक कोने में कोई बहुत बड़ा काले रंग का पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम वजूद है, जैसे कोई रीछ होता है। लेकिन ना तो उसका चेहरा था और ना ही ज़ाहिरी शक्ल सूरत। एक साया, एक अक्स और एक निशानी सी थी। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। जो ही शाह साहब पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से वहां से किसी आदमी के घबराने की आवाजें भी आ रही हैं। शाह साहब अभी भी मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। फिर शाह साहब उठे और शाह साहब ने उस कब्र पर जाकर एकदम किया हुआ धागा रख दिया। जो ही शाह साहब ने कब्र के ऊपर वो धागा रखा, वो काली परछाई जो थी वो गायब हो गई और दरख्त के ऊपर से जो आवाजें आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। उसके बाद शाह साहब उठे और उन्होंने उस दरख्त के आसपास हिसार बंदी कर दी। पढ़ाई करने के बाद शाह साहब ने दोबारा एक और धागा कब्र के ऊपर रखा। ना तो कोई आवाज आई और ना ही कोई आहट। फिर शाह साहब ने वो दोनों धागे उठाए और उन धागों को दरख्त के ऊपर ही बांध दिया। जैसे ही वो अमल किया, उसके बाद शाह साहब ने फिर एक हिसार किया। हिसार करने के बाद एक बड़ी सी ईंट पत्थर उठाकर उस कब्र के ऊपर दरमियान में रख दिया और वहां से वापस लौट आए और हम लोगों को भी चलने का इशारा कर दिया। कब्रिस्तान से बाहर आकर शाह साहब ने बताया कि ये एक जिन की शरारत थी। वो जिन जानबूझकर यहाँ पर एक कब्र की निशानी बना रहा था कि जो कोई भी इस कब्र के पास आएगा, जो कोई भी यहाँ पर बैठेगा, ये जिन उस पर अपना बसेरा कर लेगा। ये जिन इस बरगद के दरख्त के ऊपर रहता है और बासुकात ये जिन्नात नॉर्मल रहते भी रहे तो कभी कभार ये शरारत पर उतर आते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अपने गले में हिफाजत का तावीज़ रखना है और पूरे 41 दिन ना तो बरगद के इस दरख्त के पास आना है और ना ही इस कब्र के पास। ना दरख्त के ऊपर से वो धागे खुले और ना ही इस ईंट को ऊपर से उठाना है। यहाँ तक कि गांव के लोगों को मैं खुद बताऊंगा। इस मिट्टी की ढेरी को छेड़ना भी नहीं है, ना ही इसको हटाना है। इसके आसपास जितने पत्थर हो सकते हैं उसके ऊपर जोड़ दो और इसको पूरी तरह से छुपा दो ताकि कोई भी इसको छेड़ ना सके। ना इसको खोदना, ना हटाना, ना ही इसके करीब जाना। ये खुद ब खुद इसका असर भी खत्म हो जाएगा। 41 दिन वो यहाँ पर आएगा, पुकारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझे यहाँ से निकाल दो। मैंने उसे कैद कर दिया है। ना वो धागे खुलने चाहिए, ना ईंट उठनी चाहिए, तब तो अमन अमान रहेगा। और 41 दिन के बाद तुम इस कब्रिस्तान में रात के वक्त भी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम लोग वहां से वापस आ गए। शाह साहब ने उसे हिफाजत का तावीज़ भी दे दिया और गांव के सभी लोगों को बता भी दिया। करीब 2 माह के बाद वो आदमी शाह साहब के पास फिर आया और उसने कहा, आपकी हिदायत के मुताबिक कोई भी उस कब्र के करीब नहीं गया, ना ही कब्रिस्तान में शाम के बाद कोई जाता था। अल्लाह ना करे अगर कोई फौतगी भी हुई तो उसके लिए भी जनाजे का टाइम दिन के वक्त ही रखा गया ताकि रात के वक्त कोई भी कब्रिस्तान की तरफ ना जा सके। 41 दिन के बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ गया था। उस तरफ से
मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई वजूद नजर आया, वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि जब से ये काम हुआ था मैं कब्रिस्तान में जाता और वो काली बिल्ली नजर ना आती, या वो परिंदा सर पर ना मंडलाता, या फिर वो आदमी बैठा नजर ना आता। अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब से आपने मुझे हिफाजत का तावीज़ दिया है जो मेरे गले में मौजूद है, मुझे दोबारा से वो जिन नजर नहीं आया, ना ही हमारे घर में और ना ही मेरे आसपास। शाह साहब ने कहा कि अब वो वहीं पर हमेशा के लिए कैद है, वो बोल भी नहीं सकेगा और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। ये कहानी थी नाना जी की जो उन्होंने हमें सुनाई। वो शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता कि किस जगह पर क्या हो सकता है। जिन्नात किसी भी जगह पर, किसी भी रूप में, किसी भी वक्त अपना आप जाहिर कर सकते हैं। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से और जिन्नात की मौजूदगी से महफूज रखे। वो तो हमें देख लेते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये थी नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसे ही विलेज हॉरर स्टोरीज, नाना जी की कहानियाँ लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।